शिवराज कमलनाथ के बीच नहीं असली चुनावी टक्कर। चुनाव में आमने सामने होंगे दो नए चेहरे। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनाव नजदीक आते आते मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा तेजी से बदल रही है। अब तक बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास ढेरों मुद्दे थे। बीजेपी ने एक एक कर मुद्दों के इतने बाउंसर फेंके कि कांग्रेस हुक कर लेती तो शायद बीजेपी आसानी से चुनावी मैच हार जाती, लेकिन कांग्रेस ने हर मुद्दा डक कर दिया। लेकिन बीजेपी ऐसी कोई गलती करने के मूड में नहीं है। वो तो इस फिराक में थी कि छोटी सी गेंद भी उनकी तरफ आए तो लपक ले। कांग्रेस ने भी ये मौका उन्हें आसान कैच की तरह हाथ में दे ही दिया और प्रदेश में नया चुनावी नैरेटिव सेट हो गया, जो बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए अब तक 20 साल पुरानी कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाने और मिस्टर बंटादार की यादें ताजा करने में लगी थी। अब उसे जबरदस्त चुनावी मुद्दा मिल गया, जिसके बाद आलम यह है कि इंडिया के नेताओं की तस्वीरें पैरों तले रौंदी जा रही हैं। थोड़ी बहुत जो कसर बची थी उसे पूरा करने के लिए साधु संत भी आगे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में ढेरों सर्वे, बार बार बदलती चुनावी रणनीति और कई दफा के दौरों के बाद बीजेपी को आखिरकार वो एक मुद्दा मिल ही गया जो उसे एंटी इनकम्बेंसी और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की फौज वाले मध्य प्रदेश में जीत के रास्ते पर ला सके। मजेदार बात यह है कि जाने या अनजाने में कांग्रेस खुद ही ऐसा मौका बीजेपी की झोली में डाल रही है। उस मुद्दे पर बड़ा बयान देकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में नया चुनावी नैरेटिव सेट कर दिया है और INDIA के इरादों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, एक गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। पीएम मोदी का ये बयान ये जताने के लिए काफी है कि अब मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल और मुद्दा किस तरफ जाने वाला है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वैसे भी प्रदेश में धार्मिक माहौल बनना शुरू हो चुका है। तकरीबन हर नेता भीड़ जुटाने के लिए प्रवचन, कथा और पूजा पाठ करवा रहा है, जहां सनातन का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। सिवनी में कथा के दौरान रामभद्राचार्य कह ही चुके हैं कि आने वाला चुनाव शिवराज और कमलनाथ के बीच नहीं होगा। इस चुनाव में 2 नए चेहरे आमने सामने हैं, सनातन और अधर्म। सुनिए क्या कहा रामभद्राचार्य ने। यहाँ शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां 2 लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। ये इशारे काफी हैं ये समझने के लिए कि आने वाले दिनों में सनातन का मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाने वाला है। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी राम मनगमन का मुद्दा बुलंद करती रही है। इस बार उसे दरकिनार कर बीजेपी ने सनातन का मुद्दा लपक लिया है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक मुद्दों से बेजार बीजेपी को कांग्रेस ने खुद ये मुद्दा हाथ में लाकर थमाया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से जुड़े एक नेता के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई हैं और बीजेपी की राह आसान कर दी है। प्रदेश में धार्मिक लोगों की झांकी सजाकर बीजेपी धर्म की राह पर चलने की कोशिश में तो थी, अब सनातन ने भी उसके पाले को मजबूत बना दिया। हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर बीजेपी के रणनीतिकार अब आक्रामक होकर आगे आने की प्लानिंग में जुट गए। बिना पहुंचे पीएम मोदी का सनातन पर दिया गया बयान बीजेपी के लिए एक इशारे की तरह है। चुनाव अब सनातन की दिशा में मुड़ चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति भी पूरी तरह इस मसले पर गरमाई हुई है। इस मुद्दे को कैश कराने की तैयारी किस कदर है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर में एक मंदिर की सीढ़ियों पर उदयनिधि स्टालिन की तस्वीर लगाकर लोग उसे पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ रहे हैं।
सनातन धर्म की पताका लहराकर बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। उसके बाद से इक्का दुक्का मामले सामने आते रहे। राजपूतों को मुस्लिमों का पूर्वज बताकर मंदसौर में एक शख्स मुसलमान से हिंदू बन गया। 15 दिन बाद रतलाम में 18 लोगों ने सनातन धर्म का जयघोष करते हुए हिंदू धर्म अपना लिया। अगस्त में देवास के पास नेमावर में 35 परिवारों के 190 सदस्यों ने सनातन धर्म अपना लिया। इसी साल भिंड जिले के एक गांव में सनातन धर्म महासम्मेलन भी हुआ। 3500 करोड़ रुपए की लागत से 11 धार्मिक कॉरिडोर का निर्माण भी मध्य प्रदेश में कराया जा रहा है, जिनमें चित्रकूट में बनवासी राम पथ, ओरछा में राजा राम लोक, दतिया में पीताम्बरा कॉरिडोर, इंदौर में अहिल्या नगरीय लोक, खरगोन में नवग्रह कॉरिडोर, सलकनपुर में माता के मंदिर परिसर में मंदिर लोक, ओंकारेश्वर में एकात्म धाम, सागर में संत रविदास मंदिर धाम, ग्वालियर में शनि लोक और बड़वानी में नागलोक कॉरिडोर बनना प्रस्तावित है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान सरकार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कथाओं का आयोजन करा चुके हैं। इसमें कांग्रेस के नेता भी कथा कराने में पीछे नहीं। बीते 6 महीने में 500 से ज्यादा धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में जुलाई 2022 में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन कराया है। कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा हो चुकी है। सिवनी में कुछ ही दिन पहले आचार्य रामभद्राचार्य की कथा हो चुकी है। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के बीच उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को ही कोरोना और डेंगू की औलाद बता दिया था। सनातन धर्म के नाम पर लोकल लेवल पर कई बड़ी घटनाएं हुई। कथा कराने और सनातन धर्म की लहर बनाए रखने में कांग्रेस और बीजेपी में बेहद क्लोज फाइट चल रही थी। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस को भी यह एहसास था कि सनातन धर्म की अनदेखी चुनाव में भारी पड़ सकती है। धर्म किस राजनीतिक दल का एजेंडा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी राजनीति हम पिछले 50 साल 60 साल से देश में देख रहे हैं, हर चुनाव में इसी तरह की राजनीति होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि एक लकीर हमारे समाज में एक जरूर खिंच गई है, जो धर्म की लकीर है। और इस लकीर को हर चुनाव में और गहरा करने की कोशिश होती रहती है, ताकि राजनीतिक हित उठाए जा सके, लाभ उठाए जा सके। और अभी भी जो सनातन का एक मुद्दा जो सामने आया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सनातन पर इस तरह की प्रतिक्रिया आई है। पहले भी प्रतिक्रिया आई। सनातन का आज तक कौन क्या कर पाया है। लेकिन अब कांग्रेस के हाथ से ये मुद्दा पूरी तरह निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमान कथाएं करवाकर भी कांग्रेस अब उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकी। इसके उलट ओंकारेश्वर में भव्य एकात्म धाम और आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची विशाल मूर्ति स्थापित कर बीजेपी सनातन की रेस में बहुत आगे निकलती दिखाई दे रही है। इस मूर्ति के अनावरण के लिए खुद पीएम मोदी ओंकारेश्वर पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व रोम रोम में बसने वाला विषय है। कांग्रेस चुनावी हिंदू बनकर निकलती है। कभी राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं, प्रियंका गांधी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में शामिल होती हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि नर्मदा मैया को आरती देनी है, स्वयं आरती ले लेती है। और जिस प्रकार से होड़ मची है सनातनियों को गाली देने की, अपशब्दों का इस्तेमाल करने की, ये कांग्रेस पार्टी की यूएसपी है, ये इनका असली चेहरा है। पर भारतीय जनता पार्टी में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अदना सा कार्यकर्ता, उसने धर्म, संस्कृति, संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। चाहे करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल लोक हो, शंकराचार्य जी की भव्य दिव्य मूर्ति का अनावरण हो, रविदास जी का जिस प्रकार से मंदिर बनाया जा रहा है, या फिर देश के अंदर इस संस्कार को आगे बढ़ाने की निरंतरता हो, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि दोनों के बीच में मूल अंतर क्या है। आदिगुरु शंकराचार्य का भव्य स्थान बनवाकर बीजेपी न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव का रास्ता भी पक्का कर रही है। सनातन धर्म की पताका तो बीजेपी के नाम पर बुलंद होगी ही, देश भर में बन रहे अलग अलग धार्मिक कॉरिडोर और मंदिर भी बीजेपी के फेवर में ही वोटर्स को रिझाने का काम करेंगे। कांग्रेस को जल्द इसका तोड़ नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में उसे बड़ा नुकसान होने की पूरी आशंका है। ये नुकसान न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। मुगल आए, मुगल चले गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, सनातन अपनी जगह है। सनातन तो है ही लिबरल ना। जो मानते हैं सनातन में, जिनका विश्वास है वो सनातनी है, जिनका विश्वास नहीं है वो किसी और धर्म में चले गए।
ये तो आप देखिए ना, देश विविधताओं का देश है। दक्षिण में सनातन अलग तरह से देखा जाता है और उत्तर में अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन दक्षिण में जो बात सनातन को लेके कही गई वो उत्तर में ठीक होगी ये नहीं कह सकते। ये उत्तर की राजनीति अलग है और दक्षिण की राजनीति अलग है। दक्षिण में हम देखते हैं कि तमिलनाडु में तो रामायण को एक अलग तरीके से देखा जाता है, अलग ग्रंथ के तौर पे बात की जाती है, लेकिन उत्तर भारत में वो पूजनीय है। तो फर्क है जो है, लेकिन इसको पूरे भारत में एक मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति की जा रही है। यानी सनातन धर्म की हवा बनाए रखने के लिए बीजेपी बैक टू बैक तगड़ी प्लानिंग जरूर करेगी। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या सनातन धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस पर भारी पड़ेगी बीजेपी? इसके जवाब के लिए आपके पास है 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। साथ ही ये सवाल हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर भी उपलब्ध है। पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या पीएम मोदी के लगातार दौरों से मध्य प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा? तो इसके जवाब में महज 27% लोगों ने कहा हाँ, जबकि ज्यादातर लोग यानी 72% लोगों ने कहा नहीं। सिर्फ 2% लोग बोले कह नहीं सकते। सनातन की परंपरा पूरे देश में फैलाने का श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य को, जिनके नाम पर विशाल प्रांगण तैयार करवाकर बीजेपी सनातन धर्म के फॉलोअर्स को अपने पाले में लाने में कामयाब हो ही जाएगी। ये कार्यक्रम तो पहले से ही तय था। इसी बीच आए इंडिया से जुड़े नेताओं के बयान ने बीजेपी की स्ट्रेटेजी के लिए सोने पर सुहागा की तरह काम किया है। सनातन के नाम पर, घमंडिया के नाम पर निशाना साधकर पीएम मोदी ने पूरी पार्टी को सही रास्ता दिखाई दिया है। इस मसले पर कांग्रेस के रणनीतिकारों की सुस्ती अब पार्टी पर बहुत भारी पड़ेगी और जो बाजी आते दिख रही थी उसका हाथ से फिसल जाना आसान हो सकता है। नमस्कार।